सो केवड़ीज आज हम देखने जा रहे हैं फाइनली सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्वू को बहुत सारे डेली क्वेस्ट मिलते जा रहे हैं और उन सभी क्वेस्ट को पूरा करने के बाद वो खुद का लेवल अप करते जा रहा है, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल की नर्सें जिन्वू के बारे में ही बात कर रही है। वो ये कह रही होती है कि वो ई क्लास हीरो जिन्वू कितना कूल और हैंडसम है। जब वो यहाँ पर आया था तब उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो एक्सरसाइज करता है रोज और उसकी बॉडी भी शेप में आ चुकी है। अगला सीन होता है जिन्वू का। जिन्वू अपने रूम में है जहाँ पर वो वर्कआउट कर रहा है। तभी उसके रूम में एक नर्स आती है। वो नर्स जिन्वू की बॉडी को देखकर शॉक हो जाती है, या ये भी कह सकता है कि उसे जिन्वू के ऊपर क्रश हो जाता है। इसके बाद वो नर्स जिन्वू को ये बताती है कि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है, तो इसीलिए वो उससे ये पूछने आई है कि क्या वो अच्छा फील कर रहा है। जिस पर जिन्वू उस नर्स से कहता है कि वो अच्छा फील कर रहा है। वो नर्स कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये पेपर वर्क पूरे कर लेना। जिसके बाद जिन्वू उसको थैंक्स कहके जाने लगता है, लेकिन वो नर्स उससे उसका नंबर मांग लेती है। जिन्वू भी ये सोच के उसको अपना नंबर दे देता है कि हो सकता है कि शायद फ्यूचर में कोई काम पड़े। इसके बाद अगला सीन जिन्वू के घर का होता है, जहाँ पर जिन्वू की बहन स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो रही है और इसी के साथ वो न्यूज भी देख रही है। जिन्वू अपने रूम से बाहर आता है। जिन्वू की बहन जिन्वू को देखकर उससे ये पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो। जिन्वू कहता है हाँ बस थोड़ा बहुत। एंड ये कहने के बाद वो अपनी बहन को स्कूल भेज देता है। अपनी बहन के जाने के बाद जिन्वू सिस्टम में देखता है, जिसे देखकर वो ये कहता है कि अभी उसकी 10 किलोमीटर की रनिंग बाकी है, जिसे वो बाद में पूरा करेगा। बट इसके बाद वो ये सोचता है कि अब उसे अपने पॉइंट्स का यूज किस एबिलिटी को बढ़ाने में करना चाहिए। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी को बढ़ाएगा। इंटेलेक्ट का मतलब है अपनी इंटेलिजेंस को। बट तभी जिन्वू के लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जिसे देखकर जिन्वू बहुत घबराहट में अपना फोन उठाता है। जिन्वू का लैंडलॉर्ड उसे बताता है कि तुमने अभी तक किराया नहीं भरा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई अभी दिक्कत है तो तुम बाद में भी दे सकते हो। जिन्वू कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो जल्द ही रूम का किराया भर देगा। मकान मालिक का फोन कटने के बाद जिन्वू ये सोचता है कि अब वो गॉब्लिन्स को आराम से मार सकता है, तो किराया भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो अपने फोन में कुछ चेक करता है और फोन को देखते देखते वो कहता है अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसको एक हाई रैंक के गेट में जाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ जिन्वू ये सोचता है कि अभी वो एक ई रैंक का हंटर है, सो उसको एक हाई रैंक के गेट में जाने की परमिशन नहीं है। सो अगर उसको एक हाई रैंक के गेट में जाना है तो उसको अपनी रैंक बढ़ानी होगी। बट वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो सबके नजरों में आ जाएगा, क्योंकि रीअवेकनिंग एक रेयर चीज है और सबकी नजरों में आने का उसका मेन कारण ये होगा क्योंकि उसने आज तक किसी एक ऐसे हंटर को नहीं देखा जो कि लगातार अपनी रैंक को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन तभी जिन्वू को एक मैसेज दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अगले सीन में जिन्वू उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट एपिसोड में गया था, जहाँ पर वो डंगसुक नाम के आदमी से मिलता है। डंगसुक एक सी क्लास हंटर है और उसकी एक अच्छी टीम भी है। डंगसुक जिन्वू से कहता है तुम ई क्लास हंटर हो ना और तुम्हारा नाम जिन्वू है। जिन्वू कहता है हाँ मैं वही हूँ। तभी डंगसुक की टीम का एक आदमी कहता है अरे ये लड़का तो बहुत ज्यादा फेमस है और इसका एक फेमस नाम भी है, शायद वो है हाँ द वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। एंड ये कह के वो आदमी हंसने भी लगता है। डंगसुक इस चीज के लिए जिन्वू से माफी मांगता है और वो उससे कहता है मेरे टीममेट ऐसे ही हैं, तो इनकी बातों का बुरा मत मानना। इस पर जिन्वू ज्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और वो कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं एक ई रैंक हंटर ही हूँ। इसके बाद डंगसुक जिन्वू को ये बताता है कि ये एक सी रैंक मिशन है जिसके लिए हमें बस 8 लोग चाहिए। इसके बाद वो ये भी कहता है कि हम तुम्हें फाइट करने के लिए नहीं ले जा रहे, इसलिए हम तुम्हारे साथ लूट आइटम को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन बस पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें 2 मिलियन वॉन जरूर दिए जाएंगे। जिन्वू उन सभी हंटर्स को देखकर कहता है तो इनमें 4 लोग सी रैंक के हंटर हैं और 2 लोग सब डी रैंक के। इसके बाद जिन्वू उनसे पूछता है तो फिर मेरा क्या काम होगा, आखिर मुझे मिशन पे करना क्या है। डंगसुक जिन्वू को बताता है कि उसको बस सामान उठाना है, जिसके अंदर खाने पीने का सामान है और कुछ कपड़े भी। जिन्वू उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग बिना हीलर के ही जा रहे हो। इस पर डंगसुक उसे बताता है कि जब भी ये लोग इंडिपेंडेंट मिशन पे जाते हैं तब उस समय हीलर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन्वू अब यहाँ पर ये सोचता है कि ये सभी लोग बिना हीलर के डंजन के अंदर जा रहे हैं, सो अब उसको डाउट हो रहा है। अब यहाँ पर डंगसुक जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि अगर जिन्वू को कुछ भी हो जाता है डंजन के अंदर तो यहाँ पर हंटर्स की कोई भी गारंटी नहीं होगी। इसके बाद एक और हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक डी रैंक हंटर है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स हैं, यानी आर्मर और तलवार। जिन्वू उस हंटर को देखकर सोचता है कि ये पक्का अमीर घर से होगा। उस डी रैंक के हंटर का नाम है यो जिनहो। अब देखो बडीज, यो जिनहो नाम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेने में, तो मैं इसको अमीर लड़का बोलूंगा। एंड जब मैं अमीर लड़का बोलूँ तो तुम समझ जाना कि मैं यो जिनहो की बात कर रहा हूँ। वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा फर्स्ट सी रैंक डंजन है ना, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इसके बाद ये सभी लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डंजन के अंदर जाते जाते ये अमीर लड़का बहुत सारी बातें करता है जिन्वू से। जिन्वू भी बस उसकी बातों को सुनते जा रहा है। अब अगले सीन में जैसे ही ये लोग उस गेट के पास पहुंचते हैं
तभी उन सभी हंटर में से एक हंटर डंगसुक से पूछता है, तुम पक्का श्योर हो ना कि ये एक सी रैंक का डंजन है? डंगसुक कहता है, हाँ ये एक सी रैंक का डंजन है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन वालों ने इसको 2 बार चेक करा है। उस गेट को देखने के बाद वो अमीर लड़का भी बोलता है, अरे ये तो बहुत बड़ा गेट है, क्या इसके अंदर जाना सही रहेगा? जिन्हों कहता है कि गेट के साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर से आने वाली मैजिक पावर से फर्क पड़ता है, और उसी मैजिक पावर के बेसिस पर ही हंटर एसोसिएशन गेट का रैंक डिसाइड करती है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन का, जहाँ पर ये सभी लोग आ चुके हैं। डंगसुक अपने एक टीममेट से कहता है कि यहाँ पर थोड़ी लाइट करो। जैसे ही वो हंटर लाइट करता है तभी ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं है। जिन्वू ये सब देखकर ये सोच रहा है कि ये बिल्कुल कार्टन एंड टेम्पल जैसा ही लग रहा है। अमीर लड़का जिन्वू से पूछता है, ये ग्लो स्टोन क्या होते हैं? जिन्वू उसे बताता है कि वो एक ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से लाइट्स निकलती हैं। इसके बाद ये सभी लोग उस डंजन के थोड़ा और अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो अमीर लड़का फिर से कुछ बकर बकर कर रहा होता है जिन्वू से, लेकिन जिन्वू सबको शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि जिन्वू को मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई दे रही होती है। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद जिन्वू सबको ये बता देता है कि हमारी तरफ इंसेक्ट टाइप बीस्ट आ रहे हैं। जिन्वू की बात सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके उन लोगों को भी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद ये चींटी ऐसे दिखने वाले बहुत सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं उन हंटर्स के ऊपर। डंगसुक की टीम का एक मेंबर उन चींटियों के ऊपर हमला करने लगता है, और इसी के साथ ही साथ दूसरी तरफ डंगसुक उन सभी चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो सभी की सभी चींटियां डंगसुक की तरफ आती है, वो पहले वाला हंटर उन सभी चींटियों को मार देता है। इसके बाद डंगसुक बाकी हंटर्स को बची हुई चींटियों को मारने के लिए कहता है। ये सभी की सभी चीजों को देखकर जिन्वू पीछे खड़ा ये सोचता है, वाह यार ये तो बड़ा कमाल का टीम वर्क है। लेकिन इसी समय जिन्वू के पीछे से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर को देख लेता है और अपने पैर से ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सारे के सारे मैजिक बीस्ट को मार देने के बाद डंगसुक जिन्वू को थैंक्स कहता है, क्योंकि जिन्वू की वजह से ही डंगसुक और उसके हंटर की टीम को ये बात पता लग पाई कि ये मॉन्स्टर आखिर आ कहां से रहे हैं। लेकिन इसी के साथ वो जिन्वू से ये बात पूछता है कि जिन्वू को ये बात पता कैसे चली कि ये मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं। जिन्वू कहता है बस उसे पता चल गया। इसके बाद अगला सीन होता है एक जिम का, जहाँ पर सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन सभी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर भूकंप आया ही नहीं था। उसी फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में उन सभी हंटर्स का गिल्ड मास्टर यानी टाइगर ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन का, जहाँ पर वो अमीर लड़का जिन्वू के हालचाल पूछ रहा होता है। ये हंटर्स का ग्रुप डंजन के अंदर और ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है, तभी इनको बहुत सारे जाले दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस जाले वाले एरिया को पार करते हैं, तभी इन सभी को एक और गुफा दिखती है, जहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देखने के बाद डंगसुक कहता है, अब मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा। और वहाँ पर खड़े बाकी हंटर्स उन सारे के सारे माना क्रिस्टल्स को आपस में बांटने की सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ जिन्वू? वो अमीर लड़का जिन्वू को कॉन्ट्रैक्ट लेके डंगसुक के पास जाता है। वो अमीर लड़का डंगसुक से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को लूट का हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे माना क्रिस्टल लूट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इन माना क्रिस्टल्स को 7 की जगह 8 हिस्सों में बांटना होगा। डंगसुक कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके 7 नहीं 8 हिस्से होंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस डंजन बॉस को मारना होगा, और जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। लेकिन वो डंजन बॉस वहाँ पर सो रहा होता है, इसीलिए डंगसुक ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले माना क्रिस्टल्स को निकालेगा। जिसके बाद डंगसुक अपने टीममेट से टूल्स के बारे में पूछता है। डंगसुक का दोस्त बताता है कि वो टूल गाड़ी में भूल चुका है, इसलिए वो जिन्वू और यो से कहता है कि तुम यहीं रुको और हम टूल्स लेके आते हैं। जैसे डंगसुक और उसकी टीम उस गुफा से बाहर निकलते हैं, डंगसुक अपनी टीम के एक मेंबर को कहता है कि इस गुफा का गेट बंद कर दो, और वो हंटर उस गुफा का गेट बंद कर देता है। जिन्वू को इन सभी के ऊपर पहले से ही शक था, इसीलिए उसको मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। मिस्टर सॉन्ग ने जिन्वू को बताया था कि इस काम में बहुत सारे धोखेबाज लोग भी होते हैं। डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, इसलिए अगर हंटर्स वहाँ पे मर जाए तो उनके मरने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। कोई भी ये बात पता नहीं कर सकता कि हंटर कैसे मरा। इसके बाद सीन होता है डंजन का, जहाँ पर जिन्वू और वो अमीर लड़का ये बात नोटिस कर लेते हैं कि वो बीस्ट जाग चुका है। वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है कि तुम पीछे रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन जिन्वू अपनी तलवार को निकालते हुए उस लड़के से कहता है, तुम पीछे रहो, मैं इसे संभालता हूँ। सो बडीज, अब ये स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सो अगर तुम्हें इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो तुम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।